कि आज के टाइम में जो डाइवोर्स हो रहे हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, क्या ये किसी सेटिस्फेक्शन जो एक शब्द है उसकी वजह से हो रहा है, या खुशहाल जो शादियां होती हैं उनमें भी ये सब चीजें चल रही हैं आज? पहले ना ये डिवोर्स बहुत कम था क्योंकि इनको सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया या ये सेलिब्रिटी की लाइफ देख के, रियल लाइफ देख के अभी ये स्टेटस सिंबल बन गया। अगर आपने देखा कि कोई बेटी का डिवोर्स हुआ है तो अभी तो लोग डिवोर्स पार्टी करते हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जैसे शादी हुई, शादी के अगले दिन या 2 दिन बाद आप हनीमून पे जा रहे हैं और हनीमून से आते ही आप एकदम इंस्टा पे या कहीं कोई भी फोटो डालते हैं, माई बेस्ट हरी। 3 दिन में क्या वो हस्बैंड बेस्ट हो गया, वो कैसे जज कर सकते हैं उसको? फिर वही बेस्ट हबी जो था 2 दिन बाद शादी के, वही फिर उसके लिए दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है जिसमें अरेंज मैरिज और लड़का बहुत ही हाई क्वालिफाइड और बहुत अच्छा कमाता है और जो लड़की है वो कुछ भी नहीं, बस 20-25 हज़ार रुपए कमाती है। अब उसने शादी की, हनीमून पे बाहर गए फौरन, बहुत अच्छा माई हबी, माई सोनी मोनी, माई बाबू सोना, ये सब डाला। लेकिन जैसे ही घर आए पता चला लड़की ने लड़की के मोबाइल में फ्रेंड्स को चैट देखी, उसने पूछा ये क्या है? ये मेरा बेस्ट, ही इज माय बेस्ट बडी यार, वी आर फ्रेंड्स। जैसे काजोल कहती है ना उस मूवी में, वी आर कुछ होता है में, वी आर फ्रेंड्स, है ना। और तो फ्रेंड्स के चक्कर में कि अब जी उसकी बर्थडे है, आज मुझे जाना है, आज मेरा फ्रेंड डिप्रेसिव है। और जहाँ हस्बैंड ने रोका, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट ए सेंसिटिव पर्सन, है ना, यू आर नॉट ए कोऑपरेटिव हस्बैंड। तो इतना ज्यादा मतलब लोगों को ना किसी डोंट अंडरस्टैंड कि कभी आप छोटे थे, कभी ऐसा हुआ कि मम्मी किसी और के साथ है कि ही इज माय फ्रेंड ब्रो, तो ऐसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी आज आपके सामने फिर एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर राखी अग्रवाल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। 15 साल से मैम इस फील्ड में काम कर रही हैं, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ में इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में कुछ तड़कते भड़कते, कुछ नए या कुछ चटपटे सवाल जवाब के साथ इसको लेके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैम आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये जर्नी रही है, आपने कितने अप्स एंड डाउन देखे हैं, या जब आपने ये शुरू किया था इस फील्ड में, जब आप गए तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ा था? तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो अभिषेक जी, जैसे हम 3 बहन भाई थे बचपन में और मुझे हमेशा कहा जाता था कि यू आर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि मैं बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल जैसे थोड़ा एक ऐसे बच्चे हाँ, होते हैं, तो मुझे बोला जाता था यू आर गुड फॉर नथिंग। तो मैं इसी माइंडसेट के साथ बड़ी हुई थी कि शायद आई एम गुड फॉर नथिंग। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जो मेरे पार्टनर थे, ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी दैट वी हैव टू लीव द होम। और देन ही आस्क्ड मी वन थिंग कि क्या हम दोनों को सुसाइड कर लेनी चाहिए, जस्ट आफ्टर 6 मंथ ऑफ माई मैरिज। मैम ऐसा क्या रहा? और वो घर की जिम्मेदारियों की वजह से उतना नहीं भी कर पाए थे और कुछ घर का पीछे से सपोर्ट नहीं था दोनों को, जबकि अरेंज मैरिज थी। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो ये हुआ कि क्या हम दोनों सुसाइड कर लें, क्योंकि हम दोनों को ही लगता था कि वी आर गुड फॉर नथिंग। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा कि नहीं, हमें अपने आप को ना एक मौका और देना चाहिए, एंड वी विल ट्राई माई बेस्ट। और तब से और आज तक की जर्नी ऐसी शुरू हुई कि कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। देन आई स्टार्टेड दिस काउंसलिंग। लोग अक्सर कहते थे कि आप ना बहुत अच्छी सलाह देती हो, why don't you come in this industry actually. So then I did my further study, I did my masters, my doctorate, और तब मैंने अपना ये शुरू किया काउंसलिंग का काम और RCI सर्टिफिकेट लिया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और अब हमें 15 साल हो गए। द काउंसलिंग क्लिनिक की फाउंडर हूँ मैं और बहुत ही अच्छे से आज हमारे 10 कंट्रीज़ में क्लाइंट्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मैम। आज मैम सवाल जवाब से हम आपसे शुरू करते हैं। आपसे काफ़ी कुछ जानना भी चाहते हैं, हमारी ऑडियंस भी, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं। तो मैम आज का मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज के समय में जो हम सोसाइटी देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, जो आज के जो यूथ है, जो नया जो जेनजी का ज़माना आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या पहले के अकॉर्डिंग बात करें, तो आज के समय में शादी करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, हाँ, मिलेनियम मानते हैं कि शादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जेनजी आजकल बिल्कुल इसको एक लायबिलिटी मानते हैं कि अगर सबको, जैसे अभी किसी ने कहा कि अगर 1 कप दूध चाहिए तो मैं भैंस क्यों पालूं। तो आजकल जेनजी का ये स्टेटमेंट बहुत आ रहा है कि हम क्यों शादी करें। लेकिन अगर हम देखें तो
एक्चुअली जिस तरह आप कार चलाते हैं ना, तो जो काम सीट बेल्ट करती है, और जिस तरह जब एक पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जो काम उस रस्सी करती है जिससे आप बंधे होते हैं, वही एक काम शादी करती है कि आप अगर ये ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप इन सब में रहेंगे तो आपको कितने साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन आफ्टर 30-40, स्पेशली आफ्टर 40, अ पर्सन डजंट नीड मच वैरायटी, अ पर्सन नीड सम स्टेबिलिटी। और उस टाइम पे अगर हम सोचें कि अब हम कोई पार्टनर देखते हैं, तो तब तक आप ना बहुत सारी एनर्जीज का कलेक्शन हो जाएंगे, और ऑब्वियसली जो आपको पार्टनर मिलेगा वो भी बहुत सारी एनर्जीज और ट्रॉमास का कलेक्शन हो जाएगा। और फिर जो दो ट्रॉमास का पूरा बंच आपस में टकराएगा ना, तो तब ये होगा कि अरे मैंने तो इतने साल अपने हिसाब से जी, अब मैं क्यों जीऊँ इसके हिसाब से। तो अगर हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इमोशनल एक सिक्योरिटी चाहिए, तो शादी तो सीट बेल्ट की तरह बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैम, लोगों के बीच में ऐसी क्या भावनात्मक चीज़ें रहती हैं कि जिसकी वजह से वो बाहर मतलब दूसरे लोगों से जुड़ना चाहते हैं? उनसे क्या कारण रहा है कि वो जुड़ाव पैदा होता है? देखिए, अगर हम इसको एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग में कह लें, या जैसे समाज में एक मिथ है कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता चलता है तो बोलते हैं कि तो आवारा है, हम्म। चरित्रहीन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो उसके 3 रीज़न होते हैं, या तो फिज़िकल नीड्स, या फिर उसकी इमोशनल नीड्स, और थर्ड होता है मॉनिटरी, जो आजकल आप ये शुगर मॉम, शुगर डैड का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दिस इज़ मॉनिटरी। और इमोशनल, फिज़िकल नीड में इंसान सोचता है बस हमें बॉडी काउंट बढ़ाने हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपने पार्टनर से उतना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, तो तब वो इस तरफ जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ख़तरनाक होता है कि जब कोई इमोशनल नीड की और इमोशनल वॉइड की वजह से दूसरे से जुड़ता है। मैं इसका आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ कि इसका एग्ज़ाम्पल में ऐसा हुआ कि अभी हमारे पास एक केस आया जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हर रोज़ मारता था, हर रोज़, उसको कभी नहीं सुनता था। उसका सबके बीच में बोल देना कि अगर मैंने तुझे निकाल दिया ना तो बस मार्केट में बैठ सकती है और कहीं नहीं बैठ सकती, किसी के घर में नहीं बैठ सकती। तो सरेआम उसकी बेइज्जती कर देना। अब उनका एक एक्सटेंडेड रिलेटिव था जो हमेशा उसको बहुत ही ध्यान से सुनता, उसको एक इमोशनल सपोर्ट देता। तो यहाँ पर हम हर बार इसको गलत नहीं कह सकते। दिस इज़ नॉट ऑलवेज अ चीटिंग, समटाइम इट इज़ सिचुएशनल। कभी कभी हमारे अंदर ही कितना बड़ा वॉइड हो जाता है। आपको पता है अभिषेक, के मुश्किल से ना 10% लोग होते हैं जो बॉडी काउंट के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल में पढ़ते हैं। 90% लोगों के अंदर ना एक बहुत बड़ा वॉइड होता है। एक 10th क्लास की बच्ची आई जिसने मुझे बताया, इट इज़ वेरी शॉकिंग, कि मैम मुझे पूरे स्कूल में स्लट बोला जाता है, सो आई एम वेरी डिप्रेसिव। जनरली देखो तो पेरेंट्स ने भी कहा कि बहुत ही बिगड़ी हुई है ना, ये तो उल्टा है, ये है वो। लेकिन जब उस लड़की से पता चला तो उसने कहा कि माई मदर इज़ अ नार्सिस्ट, और मम्मी पापा की हर रोज़ लड़ाई होती है और वो पापा पे वश नहीं चलता, मुझे मारती हैं। तो जब मैं स्कूल जाती हूँ ना तो गर्ल्स तो हंसती हैं, पर कोई बॉय है जो मुझे समझता है, और फिर धीरे धीरे हमारी एक इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है और तब सब कुछ हो जाता है। और अभी मुझे ना इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं बिना एक इमोशनल सपोर्ट के नहीं रह सकती। तो कोई एक पर्सन ब्रेकअप करे तो मुझे बस कोई एक कंधा चाहिए जिसके ऊपर मैं रो सकूं। तो कभी कभी किसी चीज़ को टैग करने से पहले ना हमें उसकी सतह पे जाना चाहिए। तो सबसे ख़तरनाक वो होता है जहाँ इंसान इमोशनल नीड की वजह से जुड़ता है, क्योंकि वो एक घायल पर्सन होता है। तो वहाँ पे जब भी ब्रेकअप होता है ज़्यादा दर्द उस पर्सन को होता है, क्योंकि ऐसे केस आते हैं जिसमें ब्रेकअप के बाद ना, मान लो एक लड़का है वो बहुत दुखी है और वो यही सोचे जा रहा है मैम जितना दुखी मैं हूँ वो भी तो दुखी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या पता है सामने वाला मॉनिटरी पर्पस से जुड़ा हो कि भाई मैं 20,000 कमाती हूँ, IITN है, इसकी तो 2-3 लाख की जॉब है ना। तो जहाँ पर इमोशनल नीड की वजह से जुड़ता है जो पर्सन, उसको दुख ज़्यादा होता है। ठीक है। मैम, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं वो शुरुआत में थोड़ा दूर रहते हैं कि कभी कभी मिलना होता है, वो तो बड़ी कस्में वादे खाए जाते हैं कि हम शादी करेंगे, शादी के बाद इस तरीके से खुश रहेंगे वो। लेकिन जैसे ही शादी होती है, शादी के 1 साल के अंदर उनके बीच में इतने झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
आए दिन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण रहता है कि शादी से पहले तो वैसा नहीं था, लेकिन क्या शादी के बाद में वो दोनों इंसान बदल गए, क्या सिचुएशन बदल गई? देखिए, शादी से पहले ना क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए शादी ना प्री वेडिंग शूट है, पोस्ट वेडिंग शूट है, और घूमने जाना अच्छी-अच्छी जगह पे, और इंस्टा पे अपना स्वैग दिखाना कि हुँ, हम कहाँ गए, तो फन ओरिएंटेड है। इट्स अ मैटर ऑफ फन। लेकिन उस फन के बाद ना, जैसे एक नियन होती है ना कि जैसे-जैसे उसके छिलके उतरते हैं तो वो रुलाती है। हाँ, हाँ। बच्चे ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि इसका मतलब है बस स्वैग दिखाना और फन। तो जैसे-जैसे जब वो शादी के इंस्टीट्यूशन में बंधते हैं और उसके बाद जैसे-जैसे ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो वो प्याज के छिलकों की तरह ना रुलाने लगती हैं, और उस समय शुरू होते हैं ब्लेम गेम, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो वो ऊपर-ऊपर से प्याज को देखा था कि ये तो बहुत लाल है, बढ़िया है, तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आजकल क्योंकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, they are just fun oriented. हुँ, हुँ। Marriage is not a very sacred institution for them. It's just up to the physical level. तो दैट्स वाई कि उसके बाद आजकल इतने इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों में से किसी के अंदर पेशेंस नहीं है और हुँ, एक हुँ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी। क्योंकि मैम एक चीज़ मैंने भी देखी है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लव मैरिज अलग चीज़ हो गई। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जैसे ही शादी हुई, शादी के अगले दिन या 2 दिन बाद आप हनीमून पे जा रहे हैं और हनीमून से आते ही आप एकदम इंस्टा पे या कहीं पे भी फ़ोटो डालते हैं माई बेस्ट हबी। 3 दिन में क्या वो हस्बैंड बेस्ट हो गया है, वो कैसे जज कर सकते हैं उसको? क्योंकि फिर बाद में जाके जैसे आपने बताया कि प्याज के छिलके उतर रहे हैं, फिर वही बेस्ट हबी जो था 2 दिन बाद शादी के, वही फिर उसके लिए दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। चलिए मैम मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे कि आज के टाइम में जो डाइवोर्स हो रहे हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, क्या ये किसी सैटिस्फैक्शन जो एक शब्द है उसकी वजह से हो रहा है या खुशहाल जो शादियाँ होती हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल? देखिए, ऐसा था कि पहले ना ये डिवोर्स बहुत कम था, क्योंकि इनको सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। हुँ, लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया या ये सेलिब्रिटी की लाइफ देख के, रियल लाइफ देख के, अभी एक स्टेटस सिंबल बन गया। अगर आपने देखा कि कोई जी बेटी का डिवोर्स हुआ है, तो अभी तो लोग डिवोर्स पार्टी करते हैं, है ना? गाजे-बाजे के साथ दुनिया को बता रहे हैं जी डिवोर्स हो गया। हुँ, तो अभी ये भी एक ना ओपननेस और स्टेटस का सिंबल बन गया है। लेकिन ये जो सब चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं हमें ये मानना चाहिए कि बहुत सारे केसेज़ में ना ऐसा होता है। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, जिसमें अरेंज मैरिज, और लड़का बहुत ही हाई क्वालिफ़ाइड और बहुत अच्छा कमाता है, हुँ, और जो लड़की है वो कुछ भी नहीं, बस 20-25 हज़ार रुपए कमाती है। अब उसने शादी की, हनीमून पे बाहर गए फ़ॉरेन, बहुत अच्छा, माय हबी, माय सोनी मोनी, माय बाबू सोना, ये सब डाला। लेकिन जैसे ही घर आए, पता चला लड़की ने लड़की के मोबाइल में फ्रेंड्स को चैट देखी उसने, उसने हाँ, पूछा हाँ। ये क्या है? ये मेरा बेस्ट ही इज़ माय बेस्ट बडी यार, वी आर फ्रेंड्स, जैसे काजोल कहती है ना उस मूवी में, वी आर कुछ-कुछ होता है में, वी आर फ्रेंड्स। हाँ, है ना? और तो फ्रेंड्स के चक्कर में कि अब जी उसकी बर्थडे है, आज मुझे जाना है, आज मेरा फ्रेंड डिप्रेसिव है, और जहाँ हस्बैंड ने रोका, तो यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट ए सेंसिटिव पर्सन, हाँ, हाँ। है ना? यू आर नॉट ए कोऑपरेटिव हस्बैंड। तो इतना ज़्यादा मतलब लोगों को ना एक रियल लाइफ में जीने की आदत पड़ गई है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि कभी आप छोटे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि मम्मी किसी और के साथ है कि ही इज़ माय फ्रेंड ब्रो। तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो जीने की आदत पड़ गई है, हुँ, ये उन्हें उनकी रियल लाइफ को बर्बाद कर रहा है। हुँ। ठीक है। मैम मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे सिनेमा की हम बात करें, आजकल मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं, तो सिनेमा भी क्या इम्पैक्ट डाल रहा है आजकल रिश्तों के ऊपर, शादियों के ऊपर या जो डाइवोर्स हो रहे हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहे हैं, तो क्या सिनेमा का इसमें कोई हाथ हो सकता है? देखिए, हमारा जो माइंड का स्ट्रक्चर है ना, तो हमारा ब्रेन नेगेटिव बायस्ड होता है। ये हर बुरी चीज़ को बहुत जल्दी से कैच करता है। तो सिनेमा में तो अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं। ऐसा भी अच्छा भी हुँ, दिखाती है कि लोगों ने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए पता नहीं क्या-क्या कर लिया, या अपने पार्टनर के लिए लॉयल होने के लिए दुनिया से लड़ हुँ, गए, है ना? एक पार्टनर को, एक ऐड मैंने देखा था, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए एक एक्टर खाई में कूद गया और कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ ली, तो वो भी दिखाते हैं, है ना? लेकिन हाँ, सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव बायस्ड है, तो इसमें जितना दिखाते हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और
कोऑपरेटिव होना चाहिए हस्बैंड को, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आजकल हमें मूव ऑन करना चाहिए। और अगर आपकी किसी भी पर्सन ने ऐसा कह दिया, पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है ना। तो सारी रिलेशनशिप की जड़ को जो ख़त्म कर रहा है, बहुत तेज़ी से, खाली सिनेमा नहीं कह सकते, सिनेमा, सोशल मीडिया और उससे ज़्यादा लोगों का अपना नेगेटिव बायस्ड होना, अपने थॉट को जो भी आप देख रहे हैं उसको प्रोसेस ना करना है। क्योंकि हमने भी बचपन में देखा, सभी देखते हैं कि भाई घर के बाहर कोई शॉप है, वहाँ पे लोग बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, पर ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप उसको, कोई खाना बाजार में कुछ भी मिल रहा है, सोच समझ के ही तो लोगे ना कि ये मुझे खाना है या फिर ये बेकार है, ये स्टेल फूड है, मुझे नहीं खाना। तो ये तो हमारा अपना माइंडसेट है। ठीक है। मैम, जैसे शादी होती है या रिश्ते होते हैं, तो रिश्तों में वो शुरुआती ऐसे क्या मतलब लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं कि जिन्हें हमें अवॉइड कर देते हैं कई बार, कि हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि शायद ये कॉमन है या ऐसा चलता होगा या जो भी है। तो ऐसे क्या क्या लक्षण हैं कि जिन्हें देख के हमें पहचान जाना चाहिए कि नहीं, आगे अब कुछ गड़बड़ होने वाली है? देखिए, ऐसे रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। जैसे अगर 2 पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर हमेशा घुमा फिरा के अपनी ही बात को सही प्रूव कर रहा है और आप 100 में से 100 बार ही गलत हो हम्म। और आपको हर बार सॉरी आप ही को बोलना पड़ रहा है, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि ऐसा, ये कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ कि कहाँ, यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने एक मूवी का प्रोग्राम बनाया और यू आर सो एक्साइटेड, लेकिन सामने वाला पर्सन बार बार बहाने से कि आज नहीं आ पाऊँगा, तो वो बार बार अपने प्लान को रीस्केड्यूल कर रहा है। तो दैट मीन्स ये बात मूवी की नहीं है, दैट पर्सन इज़ नॉट वेरी कमिटेड। उसके लिए दूसरे के सेंटिमेंट्स और इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। इसके सिवाय भी अगर बार बार मान लीजिए सॉरी एक को बोलना पड़ रहा है, कॉल बैक एक ही पर्सन, कॉल एक ही पर्सन कर रहा है बार बार, मैसेज एक ही पर्सन बार बार कर रहा है, इनिशिएटिव एक ही पर्सन बार बार ले रहा है, सामने वाला बहुत देर से रिप्लाई कर रहा है जबकि वो ऑनलाइन है ना। तो यहीं पे हमारे कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि आई एम नॉट हिज प्रायोरिटी। जहाँ पे मान लो कि आप एक लड़के को बोल रहे हो कि भाई अगर छोटी सी भी चीज़ है कि ये चीज़ हम कहाँ, ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं ना मम्मी से पूछ के बताऊँगा। तो ना तो लड़कियाँ बिल्कुल डंप होनी चाहिए और ना लड़के बिल्कुल डंप होने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो कि हम शादी से पहले, अगर सारी बातें ना क्लियर होनी चाहिए कि भाई शादी के बाद तेरे और मेरे पेरेंट्स का कितना इंटरफेयर हो सकता है। शादी के बाद अगर बेबी है तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही को जॉब छोड़नी पड़े और दूसरा इंसान तो अपना बाहर मौज कर रहा है। तो दोनों हम किस तरीके से अपनी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और घर का जो खर्चा होगा वो किस हिसाब से होगा, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। और हमें एक पर्सन अगर फ्रेंडली पर्सन है बाहर पार्टियों में, दूसरे को बिल्कुल घर में घुसने की आदत है, तो ये बहुत मुश्किल होता है ऐसी शादियों का चलना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। तो जितनी क्लैरिटी होगी ना, दोनों का गोल जितना एक जैसा होगा, तो शादी चलने के उतने चांसेस होते हैं। ठीक है मैम, आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे मिल रही है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि शादी के बाद, जैसे कि आज के समय की हम बात करें कि जो हस्बैंड है वो भी वर्किंग है, वाइफ है वो भी वर्किंग है, कई बार जो टाइम है, समय है, वो नहीं मिल पाता बात करने का, या जो आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो इमोशंस हैं, या किसी की बात बुरी लगी लेकिन आप बता नहीं पा रहे समय के कारण। तो ऐसे क्या क्या संवाद हैं जो वो हस्बैंड वाइफ आपस में मिलके बात कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं जिससे उनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं? देखिए, मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी कि बात यूँ करो कि बात बने, बातें नहीं। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैम जैसे ही इससे बात करने बैठता हूँ ना, बहुत तेज़ लड़ाई हो जाती है, वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है कि छोड़ो, हमें बात ही नहीं करनी। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स, जो मैंने इस 15 ईयर के जर्नी में देखा, कि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि सामने वाले ने गलत बात बोली, इसलिए होती कि टोन गलत थी। तो हम किसी को करेक्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम उससे कनेक्ट हों, तभी सामने वाला एक्सेप्टेंस मोड पे आएगा कि उसको आपकी बात सुननी चाहिए, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम सामने वाले से बात करें, तो हमें अगर किसी चीज़ का वॉइड है, मुझे लग रहा है कि आप मुझे टाइम नहीं देते, जैसे कि इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सबकी ना लव लैंग्वेज अलग होती है।
मान लीजिए मेरी लव लैंग्वेज फिजिकल है कि जैसे वो गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख दूं जब वो गियर चेंज कर रहे हैं, दिस इज़ माई लव लैंग्वेज। लेकिन उनकी लव लैंग्वेज है केयर। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोला कि बहुत गर्मी है तो फ़ौरन एसी तेज करके मेरी तरफ कर देना, है ना। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हम दोनों का अपना अपना अलग अलग एक बैकग्राउंड है, हमने अलग अलग माहौल में बड़े हुए हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड आवर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। जो हमारे पास है हमें उसे समझना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी। जो मेरी लैंग्वेज है ज़रूरी नहीं वो उनकी भी हो, या जो उनकी है वो मेरी भी नहीं हो, है ना। तो हमें एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और फिर भी आपको कुछ लगता है तो दोनों को ना कभी कभी एक दूसरे की लैंग्वेज में भी बात कर लेनी चाहिए। जी। ठीक है। मैम, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस चीज़ को लेके लोगों में ऐसा क्या मिथ है? लोगों में सबसे बड़ा यही मिथ है कि ये सारे जो भी होते हैं ये सब अपना लफंडरगर्दी के लिए होते हैं, ये सब एकदम मतलब चरित्रहीनता है आजकल समाज में बहुत। अगर किसी ने भी किया है तो वो गलत ही है, लेकिन हमेशा ये चीटिंग नहीं होती है, कभी कभी ये मजबूरी भी होती है। कभी कभी ये किसी कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी एक उत्तर पुस्तिका, हर कदम जैसे एक इम्तिहान, कभी रिक्त स्थान, कभी जोड़े मिलान और कभी जोड़े मिलाकर भी रिक्त स्थान। तो कभी कभी ये वर्ड को भरने के लिए भी होता है। मैम, कई बार ऐसा होता है कि बार बार किसी इंसान का अफेयर चल रहा है बाहर, ठीक है। कई बार पता लगता है किसी और के साथ में था, कई बार पता लगता है किसी और के साथ में था। तो ऐसे क्या पैटर्न होते हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनमें लक्षण या कुछ भी ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाता है? देखिए जैसे इसका मैं बताती हूँ, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आई थी अब से करीब 7-8 साल पहले। तो वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थी और उनके 4 साल में 4 शादियाँ, और सहमति से जैसे बाहर बाहर डिवोर्स सेटल हो जाते हैं, 4 डिवोर्स 4 साल में 4 बार उनकी शादी और 4 बार उनका सेपरेशन अलग अलग लोगों से। तो फिर उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो उसमें उन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में ना जो उनके हस्बैंड थे वो उनको बहुत टॉर्चर करते थे। तो उनको जब उनकी डेथ हुई ना तो उनके मन में यही था कि मुझे कोई समझ नहीं पाता, सब मुझे डोमिनेट करते हैं। तो इस लाइफ में वो जिस भी रिलेशनशिप में पड़ती तो उनके अंदर से एक यही आवाज़ आती थी कि ना सब मुझे ही टॉर्चर करते हैं, मुझे कोई समझ नहीं पाता। मेरे अंदर इतना वॉइड था उनके अंदर, पुराना भी और इस लाइफ का भी, कि उनके अंदर सब उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रॉब्लम उनमें ही थी कि उनको लगातार यही लगता था कि इतना बड़ा वॉइड था कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तो उन्होंने जैसे मुझे बोला कि मुझे ये लगा, मैंने कहा दूसरी शादी में, इससे पिछली में, उन्होंने कहा हाँ वो भी ऐसा ही था, उससे पिछली में वो भी थोड़े दिन बाद ऐसे हो गया था, उससे पिछली में। शुरुआत तो मैंने तभी नोटिस किया कि वो था। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या जब आप कॉलेज में थी तब कभी आपको ऐसा थॉट आया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता? उन्होंने कहा हाँ ऐसे बताया, ऐसे आया। मैंने कहा अच्छा जब आप अपने अर्ली 10 में थी, 0 to 10, तब आपको कभी ऐसी आवाज़ आई कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत अकेली हूँ? उन्होंने कहा हाँ, एक बार मेरा बर्थडे था, मम्मी खाना बना रही थी और पापा ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। है ना। तो फिर देखा तो उनके पास में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो कई बार ये हमारे रिकरेंट पैटर्न होते हैं कि अगर आज हमें कुछ लग रहा है, एक बार सोचो कि क्या मुझे 10 साल पहले भी ऐसा लगता था कि मुझे ठीक से प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता? और अगर लगता था तो दैट मीन्स दिस इज़ योर इंटरनल वुंड। और भाई कोई भी पर्सन आए और हम सोचे कि बस ये पर्सन ना अभी नई नई शादी हुई है, ये पर्सन बस मेरे वुंड्स को भरे, बस मुझे हील करे, है ना, बस ये कंपनसेट करे सारा। भाई क्या पता उसके भी वुंड हो। तो शादी इज़ नॉट दैट कि तुम या तो मुझे कोसो मैं तुम्हें कोसूँ, तुम मेरे वुंड भरो मैं तुम्हारे वुंड भरूँ। मैरिज इज़ ठीक है, वी आर टू सोल, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने एक साथ रहकर एक दूसरे को हील करना और 2 सोल ने ब्यूटीफुली ग्रो करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो हमें इस तरीके से शादी को एक बहुत ही सेक्रेड प्रोसेस मानना चाहिए। ठीक है। मैम, आजकल हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स से अगर हट के बात करें तो आजकल सीधा लोग मर्डर करने लगे। ठीक है कि बॉयफ्रेंड है,
बॉयफ्रेंड के रहते हुए शादी हो गई, शादी होने के बाद में फिर ऐसा कोई संकेत हालांकि देते हैं पहले कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन फैमिली के प्रेशर में या जैसे भी आके वो लोग शादी कर लेते हैं, उस चीज़ का रिजल्ट फिर बाद में निकलता है। तो मैम क्या मेंटेलिटी रहती होगी उस टाइम पे शादी के बाद कि जब वो उसको अपने मतलब पति जिससे शादी हुई है जब उसको मारने जा रहे हैं, आपके हिसाब से एज अ साइकोलॉजिस्ट उसकी क्या मेंटेलिटी रहती होगी? देखिए, बचपन से ना कहते हैं कि एक स्प्रिंग को ना जितना दबाया जाता है, जब हाथ हटता है तो वो उतनी ज़ोर से उछलती है ना। तो कई बार कोई भी नार्सिसिस्ट या कोई भी क्रिमिनल एक दिन में क्रिमिनल कभी नहीं बनता। ये बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत ना पेड़ की तरह बहुत ही छोटे एक बीज के रूप में होती है। जब किसी बच्चे को बचपन में ये महसूस कराया जाता है ना कि अरे तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तो यू आर गुड फॉर नथिंग, या तू किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है ना, तो इससे तो तू मर जाता। तो उस बच्चे के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो उस समय कुछ कह नहीं पाता, उसको लगता है कि अभी मैं शक्तिहीन हूँ, कुछ कहूँगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। लेकिन जो अंदर अंदर जो उनका गुस्सा भरता रहता है ना, वो एक स्प्रिंग की तरह की वो दब रही है। और जब वो पूरा वॉल्केनो भर जाता है तो वो दो एक्सट्रीम पे निकलता है, या तो एक्सट्रीम डिप्रेशन या एक्सट्रीम क्राइम और एग्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बचपन से ना या तो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो और हमें मिला ना हो पैसा, हमारा वर्ड पूरा ना हुआ हो, तो हमें ऐसा लगता है, बस बहुत से पेरेंट्स भी कहते हैं ना, हमसे कुछ मत मांग, शादी होगी तो पति से सारी डिमांड करियो, वो तेरी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तो कई बार लड़कियां ना इतनी या लड़के इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो भी इसको बोलते हैं जैसे स्क्रॉलिंग सिंड्रोम, कि जैसे हम गूगल पे स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स शॉर्ट्स पे यूट्यूब पे, तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ना हर समय कुछ स्क्रॉल करने के लिए चाहिए, अब कि ये नहीं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इस स्क्रॉलिंग सिंड्रोम में जैसे बच्चा होता है ना, कोई इसका फ़ोन चलाते हुए बीच में आ जाए तो इतनी ज़ोर से कई बार धक्का देते हैं कि सामने वाले को लग जाए। तो इस स्क्रॉलिंग सिंड्रोम का इतना एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो मनी के लिए हो, चाहे वो सेक्स के लिए हो, चाहे वो इमोशनल नीड के लिए हो, कि उस समय ना जो भी बीच में आता है ऐसा लगता है कि बस इसको बीच में से हटा दो, और हमारा माइंड ना एकदम से वो पुराना सारा याद करने लगता है कि उस चीज़ की कमी से हमने कितना पेन महसूस किया है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो क्रिमिनल माइंडसेट के भी होते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि मैम मुझे बचपन में ना इतना दबाया गया था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना किसी दिन का खून कर दूंगा और तब पता चलेगा मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर है। तो बहुत सारे बैकग्राउंड में किसी का भी अगर अलग हमें केस दिखता है ना, सबसे पहले आप उसका बचपन देख लीजिए, उसका चाइल्डहुड कैसा था, फ़ौरन पता चल जाएगा कि वो क्यों किया उसने। मैम मेरा अगला सवाल है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस या घर में आपके साथ कोई भी शारीरिक उत्पीड़ना कोई भी कर रहा है, चाहे वो आपके ससुर हो, चाहे वो देवर हो, या कोई भी XYZ हो सकता है, तो क्या वो भी रीज़न रह सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? हाँ, बिल्कुल रह सकता है। पहली चीज़ तो मैरिज एक बहुत ही ना सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। इसमें किसी को भी कोई हक नहीं है सामने वाले को प्रताड़ित करने का, बिल्कुल भी नहीं, ना मेल को ना फीमेल को, और ना ही दोनों की फैमिलीज़ को। अगर एक बाउंड्रीज शुरू से होनी चाहिए। कई बार इतना इसलिए होता है कि ना हम खुद ही ना बोल नहीं पाते अपने राइट्स के लिए, और अगर कभी घर में बोलते भी हैं तो कई बार ऐसी कंडीशनिंग होती है कि अब जैसे भी एडजस्ट करना है, थोड़ा देख ले, एडजस्ट कर ले, है ना। तो एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, और जब हमें अगर ऐसा लग भी रहा है कि या तो बच्चों की वजह से या पैसे नहीं हैं तो मुझे इस घर में रहना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, फिज़िकली कुछ गलत हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। और हाँ, इस वजह से काफ़ी लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे एक आदमी का, एक लेडी थी, उनका पार्लर का काम था, तो उसका हस्बैंड सेक्स करता था उसके साथ शराब पी के रात को, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। उस लेडी के अंदर इतनी ज़्यादा खुंदक आ गई कि उसको ऐसा लगा कि अब ना मैं इससे कैसे बदला ले सकती हूँ, ये ना बड़ा अपने आप को चौधरी बनता है ना, तो इसका बड़ा रसूख है, ये मुझे वो रसूख दिखाते हैं। तो उसने ना उसके जो अंडर में काम करते थे, इतने लोगों के साथ बॉडी काउंट किया, उसने किसी को नहीं छोड़ा, कि अंदर अंदर एक बदले की भावना के लिए कि अब तू मुझे कहाँ तक रोक लेगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं।
ना तो इतनी नौबत ही ना आए रिएक्शन की, अगर एक्शन ही ना हो, है ना। तो हमें इस शादी को ना एक बहुत ही पवित्र तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि एक बहुत अच्छी दो सोल रीयूनियन करके आपस में ग्रो करेंगी, एक दूसरे को हील करेंगी और एक दूसरे को अपना इवॉल्व वर्जन बनने में सपोर्ट करेंगी, ना कि इरप्ट हो जाएं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी के ऊपर भी कोई लेबल या कोई टैग लगाने से पहले हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले उसकी क्या परिस्थितियां रही हैं, जब तक हमें नहीं पता तो हमें कोई अधिकार नहीं होता किसी को गलत कहने का। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक मैं अपना थोड़ा पर्सनल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, बचपन में जो है उनके फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद मदर ने उनको पाला, सिंगल मदर थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब कुछ उसने चीज़ें घर में भी देखी और कुछ सोसाइटी में भी देखी। उसके बाद में शादी हो गई थी। शादी के बाद में कई बार ऐसा रहा कि जैसे लड़की जो थी वो कुछ हरकतें या कुछ बातें या कुछ चीज़ें इस तरीके से करती थी कि आपस में उनका झगड़ा चलता रहता था। हालाँकि हस्बैंड ने हमेशा कहा कि भाई तू ऐसा मत कर, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है या मुझे चिढ़न होती है। ठीक है, वो तो उस टाइम पे क्या होता था कि कसमें खा लेते हैं, वादे कर लेते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ें 10 दिन बाद फिर वापस से रिपीट हो रही हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या लड़के को कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए वहाँ पे कि या लड़की को या दोनों को मिलके? देखिए, हाँ, इससे भी रिलेटेड केस हमारे पास आ चुके हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों सीए। ठीक, लड़की ने भी अपने मायके में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा कि पता चला उसका फादर रोज़ उसकी मम्मी को मारता था, और लड़के ने भी बहुत स्ट्रगल देखा क्योंकि लड़के के फादर बहुत जल्दी ऑफ हो गए थे। तो लड़के ने बचपन से टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रगल किया उस लड़के ने। तो लड़की जब भी अपने घर में ना अपने पापा को मारते हुए देखती थी कि पापा मम्मी को मार रहे हैं, हालांकि उसको पता था कि मम्मी ना बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत वर्बल है, गाली गलौज करती हैं, पर बहुत से घरों में ना क्या होता है अभिषेक कि जैसे औरतें ना, मैंने ऐसे बहुत सी देखी, खाली नार्सिसिस्ट आदमी नहीं होते हैं, औरतें भी बहुत होती हैं। बहुत से घरों में ऐसी औरतें होती हैं कि जो पहले आदमियों को ना मर दे तू चक्का है, ऐसे ऐसे वर्ड बोल देती हैं कि उनको ना इतना पोक कर देती हैं कि सामने वाला ना एक थप्पड़ मार दे। कहते हैं जलील होने की भी एक लिमिट होती है। और उसके बाद इतना बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करती है उसी पॉइंट को लेके कि मुझे मारा। मैं तो मुंह से बात करी थी, वर्बल बात करी थी, मैंने तो धीरे से बस ये वाली चीज़ बोली थी, उसको एडिट कर देती हैं। लेकिन मुझे थप्पड़ मारा, मेरे साथ हाथापाई की। तो उसके घर में वैसा ही हिसाब था। तो उस लड़की को ना बचपन से ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी के साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि वो एक औरत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। जब मेरी शादी होगी ना, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही इतनी सी शुरुआत की, मैं उसको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अब उसकी शादी हो गई, हस्बैंड ने अगर उसको इतना भी बोला कि अरे मम्मी को खांसी हो रही है, पानी नहीं ला सकती, ओह तुझे क्या लगा, आज मुँह से बोल रहा है कल को पीटेगा। और भैया इतना ज़्यादा गंदा संदा बोलना उसके लिए, उसकी माँ के लिए, इतना गंदा बोलना कि अब अपनी मम्मी के साथ ही रह लेता, मेरे से शादी क्यों की, ये कर लेता वो कर लेता। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें हमारे जो भी होते हैं ना, 3E का रिजल्ट होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट जो बचपन का रहा, हमारी एजुकेशन और हमारे एक्सपीरियंस, ये 3 ही बताते हैं कि चौथा ई क्या होगा कि हमारा रिलेशन इवॉल्व होगा या इरप्ट होगा। तो जब ऐसा होता है तो दोनों को ना बैठ के बात करनी चाहिए, और खासकर दोनों में से जब भी ऐसा होता है तो एक लाउड होता है और एक सॉफ्ट होता है। तो समझना चाहिए कि ये हमारे पास्ट पैटर्न्स हैं जो कंडीशनिंग बचपन से हमारी हो गई है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें इस पर्सन की कोई गलती नहीं है। तो दोनों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन जो पर्सन लाउड ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग साइलेंट भी होते, साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। तो दोनों को कहते रिश्ते को खींचा नहीं जाता, सींचा जाता है। तो उन्हें सींचना चाहिए। तोड़ने को तो किसी भी दिन तोड़ दो। कहते ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ठीक है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं या समझौते की बात करते हैं। कई बार रिश्ता बचाने के लिए पति पत्नी को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझौता करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि जो समझौता शब्द है ये किस लेवल तक होना चाहिए, कि इसकी जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, समझौता ना वहाँ तक होना चाहिए
जब पब्लिकली आपकी इंसल्ट ना होने लगे। पब्लिकली इंसल्ट ये नहीं कि सड़क पे सबके सामने, अगर कोई एक पार्टनर अपने रिश्तेदारों के सामने या 4 लोगों के सामने, अपने घर के लोगों के सामने भी इस तरीके का मजाक कर रहा है कि दूसरा पार्टनर लेट डाउन हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो जब तक चीज़ें छोटी मोटी हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब चीज़ आपको हर चीज़ जलील करने लगे, तो जलालत की एक लिमिट होती है, जलील होने की भी एक लिमिट होती है। तो जब आपकी एक इनर कॉन्शियस कहे कि इससे ज़्यादा नहीं, तो आपको बिल्कुल, लेकिन ग्रेसफुली ऐसे ना, दोनों को, अभी मैंने ऐसे बहुत सी केस देखे कि मतलब जहाँ पे एक पर्सन मॉनिटरी फ़ायदे के लिए जुड़ रहा है, जैसे क्लिनिक पे बहुत केस आ रहे हैं ऐसे, कोई भी एक पर्सन मॉनिटरी फ़ायदे के लिए जुड़ रहा है तो दूसरा पर्सन उस पर एलिगेशन लगा रहा है, और एलिगेशन भी इतने खतरनाक दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इतने गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इस तरीके से अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप अलग हो भी रहे हैं ना, आपको पैसे भी चाहिए अगर, तो आप अलग हो जाइए, लेकिन इतना ग्रेसफुली कि अगर आप 3-4 साल बाद कहीं कॉफ़ी शॉप में उस पर्सन को देखें तो एटलीस्ट इतना तो हो कि चलो अभिषेक एक कप कॉफ़ी साथ में पी लेते। इतना ग्रेसफुल तो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा होगा जो अलग हो जाते हैं उसके बाद एक दूसरे के फ्रेंड बन के रहते हैं। कम से कम नज़र मिलाते समय इतनी अंदर से मेरे क्या बोला, हम अपनी नज़र में खुद ही ना गिर जाएं। ठीक है। मैम, क्या अफेयर करना हमेशा गलत होता है? देखिए, सोशली तो एक टैबू है कि हमेशा गलत होता है। जब भी हमारे अंदर अफेयर कब होता है, अफेयर ना ऐसा नहीं होता कि चलो हम इंटेंशनली करते हैं कि ओ मुझे अफेयर करना है भाई, आज मैं घर से बाहर निकली हूँ, आज मैं अफेयर करके आऊँगी, आज मेरी अफेयर डेट है ना, आज का टारगेट है अफेयर करना। ऐसा कभी नहीं होता। अफेयर मैक्सिमम इंटेंशनल नहीं होते। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि कहीं कहीं पे 10% होता है जहाँ पे लोग सिर्फ बॉडी काउंट के लिए करते हैं। ज़्यादातर जहाँ बॉडी काउंट के लिए करते हैं तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, वहाँ ये गलत है। लेकिन अगर अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मान लीजिए एक पर्सन ने 20 साल की उम्र में शादी हो गई, उसने 20 साल की उम्र में, हमारी प्राइम नीड क्या होती है कि सामने वाला कितना सुंदर है, काश हम दोनों एक हो जाएं, फिजिकल होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे उनकी शादी हो गई, वो आगे बढ़े, अब वो पर्सन हुई करीब 30-35 साल की। अब उसने देखा कि ये तो खाली बस शरीर शरीर का ही है, करता वर्ता कुछ नहीं है, घर में पड़ा रहता है। अब वो पर्सन ने मेहनत की, ऑफिस गई, और वहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जो उसको बता रहे कि आप ना अपना यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो, इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और उसको फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक दोस्ती बढ़ गई, और उसको लगा कि यार लाइफ में ना चमड़ी का क्या है ना, 2 दिन 4 दिन, 2 साल 4 साल, ऐसा पर्सन कितना अच्छा होता है ना कि इतना माइंडफुल कि वो इतना इन्वेस्टमेंट बता रहा है, लाइफ कितनी सेट हो जाती है। काश ये मेरी चॉइस होता, वहाँ हो गया। उसके वहाँ पे होते 35-40 की उम्र में मनी, धन, सिक्योरिटी, ये हमारा प्राइम नीड होती है। लेकिन जब हम 45 के आसपास के हो जाते हैं ना, तो मनी नहीं होता, तब हमारा होता है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, और बस शांति से एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक जर्नी आगे बिताना। अब वहाँ पे, या फिर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो सिर्फ पैसे के लिए पागल नहीं है, जो हर समय पैसा, अच्छा सुन तूने कितने का हमें ये TDS कटा, कितने का ये, और वहीं वो पर्सन एक ऐसे पर्सन से मिला जो हमेशा गार्डन में बैठ के कि रिलैक्स हो जाओ, है ना, लाइफ के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो कहते हैं कितना कूल पर्सन है ना, आई वॉन्ट लाइक दिस। तो कभी कभी हमारी नीड के हिसाब से हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसमें हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना सही भी नहीं है। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को ही बोल दें कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ना थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और बहुत हो गया बस बाबूश होना, अभी थोड़ा सा हमें मॉनिटरी चीज़ की तरफ हम दोनों मिलके कोई ऐसा, कितने सारे ऐप हैं, सीखो ऐप है, मनी कमाओ है, हम दोनों मिलके कुछ ऐसा करें कि हम अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, या उसके आगे कि चलो हम अपने थॉट को प्रोसेस करते हैं, अभी हम इस तरफ इंक्लाइन हो जाएं थोड़ा, तो हम बात, वी शुड नॉट बी साइलेंट फॉर द साइलेंट इश्यूज। हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आप सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लो, कभी कभी हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी होना चाहिए, है ना।
क्योंकि एक बिल्डिंग को अगर हमें लग रहा है बेकार हो गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे छोड़ दो, दूसरी बिल्डिंग में रहने लगो। उसको रिपेयर भी तो कराया जा सकता है, उसकी मेंटेनेंस भी तो कराई जा सकती है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र प्रोसेस है, इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ना तो हमेशा गलत होता है और ना ही हमेशा इंटेंशनल होता है, कभी कभी सिचुएशनल भी होता है। ठीक है। मैम, मेरा अगला सवाल है आपसे कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या ये किसी के इंसान के मानसिक संतुलन या उसकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उस पर भी कोई प्रभाव डाल सकता है, जिसकी वजह से उसके लिए कुछ गलत भी हो सकता है या कुछ अच्छा भी हो सकता है? बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक लड़की है या फिर छोटे छोटे 14-15 साल की कोई बच्चे हैं, मेरे पास आते हैं 14-15 साल के बच्चे कि मेरे ऊपर ना बहुत स्कूल में पीयर प्रेशर है, सबका बॉयफ्रेंड है मैम, मेरा नहीं है। 14-15 साल के बच्चे आते हैं कि मैम मेरा आज ही कुछ करा दो आप। तो मैं एक बात कहती हूँ, मैंने कहा बेटा चीज़ उतनी खाओ जो डाइजेस्ट हो पाए, है ना, क्योंकि हर एक चीज़ को डाइजेशन करने में भी समय लगता है। तो अभी आप प्यार करने के तो ठीक है, आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स, ऐसे हार्मोन्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, क्योंकि ये वाला ज़्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो इसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट, उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? धीरे धीरे सेपरेशन, उसके बाद एक फीलिंग के आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट कि मैं तो कहीं मैटर ही नहीं करती हूँ, और बहुत इमोशनल कैथारसिस, उसके बाद एंग्जाइटी, उसके बाद पैनिक अटैक, उसके बाद डिप्रेशन। तो भाई ये पूरा पैकेज है। तो अभी इसका ऊपर ऊपर क्राउन मत देख, पहले उसकी देख ले कि कहाँ तक की जर्नी है। तो अभी इतना लेने के लिए तैयार नहीं हो तुम, तो धीरे धीरे ना, जैसे जैसे हम बहुत सारे इस तरीके के अफेयर्स में इन आउट होते हैं, तो पता चला कि लास्ट में ना कोई फिजिकल की वजह से जुड़ा है तो अलग बात है, लेकिन जो इमोशनल वर्ड की वजह से जुड़ा है ना, 100 बार रिजेक्शन, 50 बार रिजेक्शन, तो धीरे धीरे एक वो इंसान मान लेता है कि मैं सच में बहुत ही बेकार हूँ। और कितने लोग सुसाइड करते हैं। एंग्जाइटी, मतलब हमारे यहाँ डेली 2 से 3 केस तो पैनिक अटैक वाले आए होते हैं कि बाहर यही शोर हो रहा होता है कि गिर गए, है ना, हाथ पैर जाम हो गए। तो कितने केस तो यही सब आ रहे होते हैं पैनिक और एंग्जाइटी के। ये सब फीलिंग ऑफ रिजेक्शन की वजह से होता है। और सिरोसिस की प्रॉब्लम एंग्जाइटी बढ़ने से बहुत हो रही है आजकल। ठीक है। मैम, क्या आप अपने जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस है, आप उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगी या कुछ भी, मतलब आप ऐसा उन्हें बताना चाहेंगे कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जानना, जिससे वो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकें, अपने जो रिलेशन हो गया या हस्बैंड के साथ हो या वाइफ के साथ हो, कोई भी ऐसा सुझाव जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के अंदर ना ठहराव लेकर आइए। अगर आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ में उनके अंदर स्क्रॉलिंग सिंड्रोम है कि नहीं, आज ये कपड़े नहीं दूसरा कपड़ा, आज ये चीज़ नहीं दूसरी चीज़, तो डेफिनेटली उनके पूरे चांसेस हैं कि आगे ये पार्टनर नहीं दूसरा पार्टनर। तो अपने बच्चे को थोड़ा ठहराव सिखाइए। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ ना, बात ऐसे करनी है कि हमारे टोन पे बहुत ध्यान देना है कि वो बात बने, बात बिगड़े ना। और फिर भी इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, तो जैसे जैसे आप अपने पे वर्क करेंगी ना, कि अगर मेरे रहते हुए मेरा पार्टनर इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि उसको बार बार मेरा मोबाइल चेक करना पड़ रहा है, या मेरे रहते हुए बार बार मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, इसका मतलब कि वी आर नॉट ट्रीटिंग आवर पार्टनर विद केयर, दोनों तरफ से। तो वी शुड ट्राई टू सॉर्ट आउट इट एंड वी शुड ट्राई टू डिस्कस ओवर इट। हमको उसको माइंडफुली डिस्कस करना है। और हर डिस्कशन बहस हो या लड़ाई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बात ऐसे करो कि बात बने, बातें नहीं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने अंदर थोड़ा ठहराव लाइए, रियल लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ में भरोसा रखें और कोशिश करें हमेशा कि चीज़ों को, रिश्तों को सींचें, ना कि खींचें। चलिए, आज हमने डॉक्टर राखी अग्रवाल से काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बहुत सारी मज़ेदार और ज़िंदगी को लेके कि ज़िंदगी आखिर है क्या, रिश्ता क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है, और कैसे हमें हर चीज़ों से बच के अपने रिश्ते को आगे लेके जाना है। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने हमें बताई है। और मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप पॉडकास्ट में हमारे साथ आए हैं। काफ़ी आपने हमारी ऑडियंस को मतलब इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। It's really my pleasure that
I'm here today, invited me here. That's a great thing for me, and I'm very thankful ki, and I'm very happy to have this podcast with you, Abhishek. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.